हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक्स। तो फ्रेंड्स, एचयूएल जेई का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट वन का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पार्ट वन इसका ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये आपका पार्ट टू वीडियो होगा। तो पार्ट वन में हमने टोटल 1 to 36 क्वेश्चन पूरा प्रॉपर हमने देख लिया था। प्रॉपर हमने जो क्वेश्चन आपका तो प्रॉपर सोल्यूशन हमने देख लिया है। तो ये आपका 37 के आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट वन आपका जो पार्ट वन वीडियो है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके पार्ट वन देख लीजिएगा। तो आप जब पार्ट वन और पार्ट टू पूरा देख लेंगे तो आपका एचयूएल का पेपर जो आपका 12 सितंबर को हुआ था वो पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में आगे। तो आपका क्वेश्चन 37 क्या था? तो 37 आपसे पूछा था आपसे, इन एफ सी सी क्यूबिक लैटिस रेडियस इज 2 यूनिट देन साइड लेंथ इज। तो आपका एफ सी सी में जो है रेडियस आपको दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है 2 यूनिट्स आपको रेडियस दिया हुआ था। आपसे साइड लेंथ पूछ रहा है। तो कुछ नहीं था फ्रेंड, जिसको एफसीसी का रिलेशन याद है वही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या सॉल्व कैसे करेंगे? ये होता है आपका अंडर रूट 2a इक्वल टू 4 × r। आपको क्या निकालना है? आपको ए निकालना है और आपको आर दिया हुआ था। जब आर आपको दिया हुआ था तो आर की वैल्यू 2 दी है तो ये आपको हो जाएगा 8। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में अंडर रूट 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट। तो फ्रेंड बताइए क्या है? 5.6 आपको ऑप्शन में दिया था। कमेंट करिए अगर दिया था तो। कमेंट करिए यस सर दिया। 37 का आंसर आपको दिया था तो फ्रेंड कमेंट कर बताइए यस सर आपको दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 5.6 अगर दिया है तो वो आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 तरफ। 38 क्या था आपका? 38 आप पूछा था आपसे, इन ए क्वार्टर द शियर स्ट्रेस इज टी। तो आपका टी जो है इसको टाउ बोल सकते हैं। टाउ जो है आपका शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, एंड विड्थ इज बी। बी आपको विड्थ दिया हुआ है। एंड थिकनेस इज टी। ये आपको थिकनेस दिया हुआ है। देन शियर फोर्स, तो आपसे शियर फोर्स पूछ रहा है कि शियर फोर्स क्या हो। तो अगर मैं क्वार्टर को ड्रॉ करता हूँ आपको, तो जो आपका क्वार्टर बनता है वो आपका ऐसे बनता है। ठीक है, क्वार्टर जो बनता है आपका वो ऐसे बनता है। तो क्वार्टर दो जगह शेयर होता है। एक यहाँ से आपका शेयर होता है क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का शेयरिंग यहाँ से होता है और एक क्वार्टर का शेयरिंग यहाँ से होती है। ठीक है, तो अगर हम शियर फेल्योर निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस क्या होता है आपका? ये आपका होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो जगह से फेल हो रहा है तो फोर्स अपॉन 2 टाइम्स इंटू टी इंटू बी। और आपसे बोल रहा है सीयर फोर्स क्या होगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आपका हो जाएगा 2 TB मल्टीप्लाइड बाई टाउ। तो ये आपका सीयर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या ये ऑप्शन आपको दिया था? अगर ये ऑप्शन आपको दिया था तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 TB सीयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई सीयर स्ट्रेस। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। देखिए 39 क्या दिया था आपको? 39 दिया था, ए टेपर्ड की विच फिट्स इन ए की वे इन द हब एंड फ्लैट ऑन द शाफ्ट। तो कौन सी की ऐसी है जो आपकी हब में खाली की वे दिया होता है और शाफ्ट पे आपकी वो की जो है फ्लैट बैठती है? कौन सी की है? वुडरफ की है, फेदर की है, फ्लैट सैडल की है या जिब हेड की? तो फ्रेंड ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जिब हेड की। सॉरी फ्रेंड, सैडल की। सैडल की जो आपका ये आपका ऑप्शन सही है, सैडल की। सैडल की जो है आपकी शाफ्ट पे फ्लैट रहती है और जो हब में कीवे दिया होता है उसमें जाके फिट होती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो 40 क्या दिया था आपको? 40 में आपसे सीओपी पूछा था। बोला था फाइंड द सीओपी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 160 किलो जूल पर केजी एंड वर्क इज 40 किलो जूल पर केजी। फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है सीओपी का? फॉर्मूला बनता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया आपको? 160 दिया है और वर्क डन 40 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको जिसमें 4 दिया था वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या दिया था आपसे? 41 में आपसे एक फॉर्मूला पूछा था कि स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम किसके इक्वल होता है? नॉर्मल टाइम माइनस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, या सी या डी? तो फ्रेंड्स आपका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। तो 42 पूछा था आपसे, विच एमंग द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री ऑर्डर। इन्वेंट्री ऑर्डर की टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए हम किस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, रीऑर्डर पॉइंट मॉडल या फिक्स ऑर्डर इन्वेंट्री मॉडल? तो फ्रेंड इस केस में हम रीऑर्डर पॉइंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया था कि यह क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, वेयर वी ऐड न्यू स्टॉक, कि हम किस पॉइंट पे नए स्टॉक को ऐड करते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसा था
तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जहाँ पे आपको रीऑर्डर पॉइंट दिया था तो वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 43। तो 43 पूछा था आपसे, व्हेन द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन कंप्रेसिव फोर्स, द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वायर इज। तो इस केस में आपका कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स आपका हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में जो है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन 44 क्या था, 44 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, में से कौन सा आपका सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं। तो फ्रेंड्स आपका टर्निंग जो है एक मशीनिंग प्रोसेस है, ना कि फिनिशिंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। क्वेश्चन 45, तो 45 क्या था, 45 था ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो जब हम सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर, एयर की सेंसिबल कूलिंग के समय पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है कुछ। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा कि आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए 46 क्या था, 46 पूछा था आपसे हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर की तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर का, जहाँ पे Q जो है आपका Q आपका होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, Q आपका होता है हीट ट्रांसफर, और K क्या होता है, K आपकी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, K आपकी होती है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और ए क्या होता है आपका, ए आपका होता है एरिया, ए होता है आपका एरिया, और डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी आपका होता है टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और एक्स क्या होता है, एक्स आपका होता है थिकनेस। तो क्वेश्चन में वही पूछा था आपसे कि क्यू जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यू जो है आपके थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ऑप्शन थिकनेस दिया था तो उसका ऑप्शन नंबर थिकनेस वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 47, तो 47 क्या था, 47 द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डी फॉर डीजल। फ्रेंड ये बात आप ध्यान रखिए, जो मैंने HURL के एग्जाम से पहले 2 सेट आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, 2 सेट मैंने सॉल्व करवाया था 100 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन मैंने पूरा प्रॉपर उसमें 60 नॉन टेक और प्लस 60 टेक क्वेश्चन और 40 आपके नॉन टेक मैंने सॉल्व करवाए थे। तो उसमें से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन फ्रेंड सेम टू सेम उसी में से आ गए थे। ठीक है, अब मैं आपका NHPC का भी सॉल्व करवाऊंगा, तो जो आपको NHPC का पेपर होने वाला है तो मैं इसमें टोटल 5 सेट्स सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको इन सभी सेट से बहुत हेल्प मिलेगी, तो आपको एकदम एग्जाम का फीलिंग मिलेगा। तो प्लीज़ आप उसको देखिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन, डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो जो है आपका 15 से 20 वेरी करता है। तो फ्रेंड ये आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे आपको 16 से 21 भी हो सकता है, 16 से 22 भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 15 से 20 के आसपास ही आपका कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 48, 48 क्या था, द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट कंटामिनेंट्स एंटरिंग द रिएक्टर, प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम लीविंग द रिएक्टर, बोथ ए एंड बी, या प्रिवेंट एयर टू इंटर। फ्रेंड ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब बोथ ए और बी वाला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। क्वेश्चन 49, 49 क्या था आपसे पूछा था, एयर लीकेज बिटवीन द शाफ्ट एंड स्टफिंग बॉक्स पैकिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रिवेंटेड बाई। हम एयर लीकेज को बिटवीन द शाफ्ट एंड स्टफिंग बॉक्स पैकिंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप में किससे प्रिवेंट करते हैं, कंप्रेस्ड पैकिंग ग्लैंड से, लैंटर्न रिंग्स बिटवीन द पैकिंग रिंग्स, कोई लिक्विड सील से, या स्टफिंग बॉक्स। तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला से हो जाएगा, लिक्विड सील के हेल्प से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 50 क्या था आपका, 50 था थिकनेस ऑफ टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्किल इज नोन एज। मतलब हम जो आपकी टूथ की थिकनेस निकालते हैं अलोंग द पिच सर्किल, उसको हम क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस, बैकलेस, फेस विड्थ। आपका जो क्वेश्चन आया था वो इसी के सेम टू सेम रहा होगा कि टूथ थिकनेस से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला से हो जाएगा, टूथ थिकनेस। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 51 तक। तो 51 क्या था, पूछा था कि द वेपर प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी, रेफ्रिजरेंट का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कुछ कह नहीं सकते। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या था, 52 था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइजर। राइजर के लिए क्या सही है? पहला, इट परमिट्स द मोल्टन मेटल टू राइज अबव द हाइएस्ट पॉइंट इन द कास्टिंग। सेकेंड, फिलिंग अप ऑफ मोल्ड कैन बी विजुअली चेक, कि हम मोल्ड को विजुअली चेक कर सकते हैं इसलिए बनाते हैं। या तीसरा, द कास्टिंग सॉलिडिफाइड डायरेक्शनल टू फैन, हम इसके लिए जो है चिल्स एंड पैडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम चिल्स एंड पैडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तो पहला और दूसरा आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका सही, वो वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन 53 क्या था? 53 बोला था आपसे, विच आर द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। में से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन? पेंडुलम पंप भी होता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन भी होता है, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, सभी जो है आपके सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। क्वेश्चन 54, 54 था आपको था, फॉर रिवर्ट ज्वाइंट के लिए द मेन पर्पज ऑफ कॉकलिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस इज टू। मतलब कॉकलिंग और फुलरिंग प्रोसेस के लिए इसमें से क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पज क्या है करने का? पहला, टू इंक्रीज ज्वाइंट स्ट्रेंथ। दूसरा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू लोड। तीसरा, ऑब्टेन लीक प्रूफ ज्वाइंट। या चौथा, अवॉइड क्रशिंग फेलियर ऑफ रिवर्स। तो फ्रेंड, हम जो है ऑब्लिक ग्रुप ज्वाइंट को ऑब्टेन करने के लिए अपना कॉकलिंग और फुलरिंग का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन 55 पे। तो 55 था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनिश ऑपरेशन। इनमें से कौन सा सरफेस फिनिश ऑपरेशन है? ड्रिलिंग, होनिंग, मिलिंग या टर्न। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, होनिंग। होनिंग जो है आपका एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टेक क्वेश्चन खत्म हो गए, बट कुछ और क्वेश्चन मुझे बच्चों ने सेंड किए थे, जैसे कि सील मटेरियल बेस्ट फॉर प्रेशराइज्ड फ्लूइड के लिए सील मटेरियल कौन सा बेस्ट होता है? एक क्वेश्चन ये भी आया था, कंप्रेसर इज गेटिंग हीटेड ड्यू टू, कंप्रेसर की हीट की। तो फिर ऑप्शन तो याद नहीं था, बट जो क्वेश्चन था लगभग लगभग मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ये कुछ क्वेश्चन और थे जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और क्या था, ड्यू टू विच रीजन कूलिंग इफेक्ट इज लो इन कूलिंग टावर। अगला क्वेश्चन था, गियर इंस्पेक्शन इज डन बाय, गियर इंस्पेक्शन किससे करते हैं? फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं अपना नॉन टेक। तो फ्रेंड, आई होप टेक के क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे वो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आए रहे होंगे। 55 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए थे यही क्वेश्चन आए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट रहता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइए कि नहीं सर, इसकी जगह ये क्वेश्चन आया था। और देखते हैं इसका आंसर की आता है कि नहीं। अगर आंसर की आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो देखते हैं। फिर हम देख लेते हैं कुछ नॉन टेक क्वेश्चन। तो मुझे कुछ नॉन टेक क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन था, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट लेबर फॉर मिनिमम वेज। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है मिनिमम वेज लेबर को प्रोटेक्ट करता है? तो ये है आपका पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज, फंडामेंटल राइट कन्फर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 21 एंड 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सा राइट जो है प्रोहिबिट करता है ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ऑफ। तो फ्रेंड, वो आपका था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन था कि जीटी रोड मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर विच कनेक्ट्स कोलकाता टू दिल्ली। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन मुझे पता नहीं, बच्चों ने इसका ऑप्शन नहीं बताया था। तो इसका जो मुझे मिल रहा है वो 322 बीसी मिला। तो फ्रेंड, क्या बताइए ऑप्शन आपको, ये 322 बीसी जो ऑप्शन में आपको दिया था कि जीटी रोड को कब बनाया था, और जीटी रोड के और क्या क्या नाम होते हैं अभी मैं आपको बता। तो जीटी रोड का और जो नाम होता है वो होता है उत्तर पथ। एक नाम ये होता है, एक नाम आपका होता है जीटी रोड का सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। एक नाम ये होता है आपका जीटी रोड का। एक नाम और होता है बादशाही सड़क, एक आपका नाम होता है बादशाही सड़क। तो ये सब कुछ नाम है जीटी रोड के जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा था, इंडिया रैंक इन 2021 क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, सीसीआई 2021 में इंडिया की रैंक क्या रही? सीसीपीआई मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया की जो है 10th रैंक पे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद ये था कि नरम दल और गरम दल का सेशन किस साल में हुआ था? तो जो आपका सेशन था वो आपका सूरत का सेशन था और 1907 में हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा था कि कैग के जनरल कौन है? कैग जो है आपका इंडिया का, उसके जनरल कौन है? तो आपका कैग के मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपका इंडिया का, वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू या मुर्मू बोल सकते हैं इनको। तो ये 8 अगस्त 2020 को ये अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे शायद ये पूछा गया था कि कैग का फुल फॉर्म क्या है? तो कैग का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अगला क्वेश्चन ये था कि मधुमाई नेशनल पार्क, की मधुमाई नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। और क्वेश्चन ये भी शायद था कांग्रेस डिवाइड इन विच ईयर, कांग्रेस जो है किस ईयर में डिवाइड हुई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1907 वाला था। 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि बिहू डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू जो है किस स्टेट का डांस, तो फ्रेंड्स बिहू जो है आपका असम का डांस है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि द पार्ट लाइंग बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, जो कृष्णा एंड कावेरी रिवर के बीच में पार्ट आता है उसको हम कौन सा कोस्ट बोलते हैं, तो वो आपका होता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, आपसे पूछा था कि आईओसी फुल फॉर्म इन ओलंपिक, ओलंपिक का आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इसका ऑप्शन जो आपका आईओसी फुल फॉर्म जो आपको दिया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज पूछा था कि आत्मीयता सभा के संस्थापक कौन है, तो फ्रेंड आत्मीयता सभा के संस्थापक जो हैं वो राजा राम मोहन रॉय जी थे। ठीक। आत्मीयता सभा के संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन रॉय जी थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता कृष्णा और ताप्ती दिवस से रिलेटेड, तो फ्रेंड क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसको भी क्वेश्चन याद है प्लीज कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन पूरा ये था। और टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक आप ऐड नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कृष्णा और ताप्ती दिवस के से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था फ्रेंड, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है, तो कमेंट करिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था कि ए ट्रेन क्रॉसेज अ पोल विद स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर इन 8.7 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो फ्रेंड कुछ नहीं था, आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड में टाइम निकालना था। तो डिस्टेंस आपको 145 किलोमीटर पर आवर दिया, तो इसको आपको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। स्पीड आपको निकालना था और आपको टाइम जो है 8.7 मिनट दिया था, तो इसको आपको 8.7 को जो है मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे तो ये आपका सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये आपका जो है वो क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, तो डिस्टेंस जो है 145 दिया हुआ है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और 18.7 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 522 सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 21025 मीटर, या तो हम लिख सकते हैं 21.025 किलोमीटर। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिया था, तो अगर ऑप्शन आपको दिया था तो उसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 21 किलोमीटर। ठीक है। देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या दिए थे। तो भाई एप्टीट्यूड का कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको सेंड नहीं कर पाया फ्रेंड, क्योंकि एप्टीट्यूड को याद रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब बड़ी चीज़ है फ्रेंड कि एप्टीट्यूड की हर वैल्यूज का था। तो फ्रेंड बच्चों ने मुझे मैकेनिकल के बहुत सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए, तो मैंने उसका सोल्यूशन करा दिया है। अगर देखा जाए तो फ्रेंड एप्टीट्यूड भी आसानी आया था, सिंपल इंटरेस्ट से 3-4 क्वेश्चन आए थे। वर्क एंड टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और परसेंटेज से फिर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड अभी मैं आपको एनएचपीसी का पेपर सॉल्व कराऊंगा विद मॉडल पेपर, तो वहाँ से भी आपको नॉन टेक में बहुत ही हेल्प मिलने वाली, जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड रीजनिंग बहुत ईजी लेवल की आई थी। रीजनिंग बहुत ईजी, बस आपका जो टेक था, टेक जो आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। टेक जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी आया था। तो कुछ क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल सीरीज से आए थे, और कुछ क्वेश्चन आपको ब्लड एंड रिलेशन से भी आए थे, और भी फ्रेंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे सीरीज वाले। तीन क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे फ्रेंड। बहुत सारे बच्चे जो है 55 टेक था, तो 55 में से 45 प्लस बच्चे टेक करके आए पूरा सही का सही, और 45 नॉन टेक में से बहुत सारे बच्चों ने 40 जो है अटेम्प्ट कर लिया है पूरा सही। ठीक है। और देखें इंग्लिश में से, इंग्लिश में क्या आया था, तो इंग्लिश में आपका ह्यूमिलिएट का सिनोनिम पूछा था, तो उसका क्या हो सकता है, उसका कंफ्यूज, रश और डिमीन, ये सब जो है आपके ह्यूमिलिएट के सिनोनिम हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल का एंटोनिम पूछा गया था, और सेंटेंस करेक्शन से भी एक आध दो क्वेश्चन थे। कुछ फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। कुछ मीनिंग निकालने के क्वेश्चन थे कि आपको कुछ शायद वर्ड दिया था मीनिंग। तो फ्रेंड एग्जैक्ट क्वेश्चन नॉन टेक के तो अब ये इंग्लिश और रीजनिंग के नहीं आते हैं, एप्टीट्यूड के आते हैं, बट जीके जीएस के मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपको जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कर दिए। और आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, बट ऐसा मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे कि वीडियो का क्रेडिट मेंटेन रहे, जिससे कि मेरे वीडियो का क्रेडिट यूट्यूब पे मेंटेन रहे। नहीं तो फ्रेंड्स क्रेडिट डाउन हो जाएगा तो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आना बंद हो जाएंगे फ्रेंड। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़, आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके।
और जो भी आपके कमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, क्यूरीज हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अभी तक जिन लोगों ने एनएचपीसी का फॉर्म फिल नहीं किया, प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।